हेलो एंड वेलकम टू निर्णय आईएएस। माय नेम इज रोहन त्यागी और आज के इस लेक्चर में हम ईस्ट एशिया की कंप्लीट मैपिंग देखने वाले हैं। यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये एक इंपॉर्टेंट एंड कंप्लीट लेक्चर आपके लिए होने वाला है। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कंप्लीटली बात करी थी साउथ ईस्ट एशिया की। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको भी जाकर जरूर देखिए। इसके अलावा इस लेक्चर की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जाइए उसको क्लिक कीजिए एंड within 1 or 2 hours of this class you will get the PDF on that channel. इसके बाद दोस्तों लेट्स मेक द हैंडमेड मैप ऑफ ईस्ट एशिया। देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी टाइमलाइन है मैप इन रीजन्स की, लेकिन जो ईस्ट एशिया का रीजन है वो कौन सा है। देखिए ईस्ट एशिया का वो रीजन है जहां पर आपको चाइना, जापान, साउथ कोरिया, मंगोलिया वाले एरियाज देखने को मिलते हैं। यानी कि चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया और वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंट्री भी है चाइना ऑफ कोर्स। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट मेक चाइना। तो चाइना को फटाफट से हम बना लेते हैं यार। सो दिस माय डियर फ्रेंड इज चाइना। अब चाइना के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स भी हैं जिनको मैं लेटर ऑन बनाऊंगा। चाइना के ऊपर अगर आप ध्यान से देखें आपको मंगोलिया नाम की कंट्री देखने को मिलती है। दिस इज मंगोलिया, दिस इज चाइना। यहां पर ध्यान से देखें तो आपको कोरिया देखने को मिलता है। दिस इज द कोरियन पेनिनसुला और उनके बीच में डीएमजी है, आपको पता ही है। अबाउट 4 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर ब्रॉड जोन, डीमिलिटराइज्ड जोन जो है यहाँ का। और यहाँ पर आपको जापान के मल्टीपल आइलैंड्स और जापान की आइलैंड आर्क देखने को मिल जाएगी। दिस इज जापान। और जापान के ऊपर साखलिन आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज विद रशिया। वहीं चाइना के कुछ फ्रिंज आइलैंड्स हैं। ऑफ कोर्स ताइवान इज नॉट पार्ट ऑफ चाइना टुडे। ठीक है, दिस इज रिपब्लिक ऑफ चाइना, दिस इज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, सो दिस इज ताइवान। और ताइवान ही की तरह यहां पर आपको हाइनान नाम का आइलैंड मिलता है जो कि आज चाइना के कंप्लीट कंट्रोल में है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल। तो दिस इज जापान, दिस इज नॉर्थ कोरिया, दिस इज साउथ कोरिया। फाइन। सो ये है बेसिक मैप ऑफ ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया के अगर नॉर्थ में देखते हैं तो आपको साइबेरिया दिखता है ऑफ रशिया, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉर्थ एशिया। वहीं दोस्तों अगर आप चाइना के वेस्ट में देखते हैं तो आपको सेंट्रल एशिया दिखता है। और जब आप देखते हैं चाइना के साउथ वेस्ट में तो आपको साउथ एशिया देखने को मिलता है। वहीं जब आप चाइना के साउथ में देखते हैं तो आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज देखने को मिलती हैं। तो चाइना के बॉर्डर्स एक बार आप प्लीज समझ लीजिए। यहां पर देखो ईस्ट सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है, एक्सेट्रा। वहीं आप इधर आते हैं तो हमें पाकिस्तान दिखता है, अफगानिस्तान दिखता है जिसके साथ चाइना अपना बॉर्डर शेयर करता है। फिर यहां पर ऑफ कोर्स इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, म्यांमार के बाद कंबोडिया है, कंबोडिया के बाद आपको वियतनाम देखने को मिलता है। फाइन। इसके बाद नॉर्थ में रशिया एंड मंगोलिया तो है ही और नॉर्थ कोरिया भी यहां पर लोकेटेड है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल। तो ये है कंप्लीट मैप ऑफ चाइना। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बेसिक ज्योग्राफी ऑफ ईस्ट एशिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना यह चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपने निर्णय आईएएस को अभी तक भी चूज नहीं किया है फॉर योर 2027 अटेम्प्ट, तो एक बार जस्ट गो एंड लुक इनटू निर्णय आईएएस। यहां पर हम किस तरह की आपको सर्विस, मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। जस्ट गो एंड रिसर्च योर सेल्फ अबाउट दिस। देखिए अगर आप फ्री स्टूडेंट हैं, अभी तक भी आपने ज्वाइन नहीं किया है निर्णय आईएएस को, तो आप मुझे इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैसेज कीजिए। आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। इफ यू आर पेड स्टूडेंट ऑफ कोर्स यू कैन आस्क योर डाउट्स थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स। जो भी डाउट है यू कैन ऑफ कोर्स आस्क मी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट दी। सबसे पहले बात करते हैं टेक्टोनिक सेटिंग्स की। देखो किसी भी एरिया की टेक्टोनिक सेटिंग अगर आपको पता है तो आप इजीली वहां के प्लेट्यूज को, प्लेन्स को, माउंटेन्स को देख पाओगे। वहां की ड्रेनेज को का जो पैटर्न है उसको आप समझ पाओगे। तो लेट अस लुक एट दी फर्स्ट थिंग, दी टेक्टोनिक सेटिंग ऑफ ईस्ट एशिया। तो जब ईस्ट एशिया की टेक्टोनिक सेटिंग की बात आती है तो आप ये समझिए कि ईस्ट एशिया कंप्लीटली यूरेशियन प्लेट पर लोकेटेड है। टेक्टोनिक सेटिंग ऑफ ईस्ट एशिया। तो ईस्ट एशिया कंप्लीटली यूरेशियन प्लेट के ऊपर लोकेटेड है, लेकिन
ईस्ट एशिया के साउथ वेस्ट में आपको इंडियन प्लेट देखने को मिलती है, और यही जो इंडियन प्लेट है वो टकरा रही है यूरेशियन प्लेट से, क्रिएटिंग अ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हेयर। और आपको यहां पर तिब्बतन प्लेट्यू, इंडियन हिमालयाज, और जो फोल्ड माउंटेन्स हैं दूसरे, काराकोरम है, कुनलुन शान है, टियानशियान है, वो देखने को मिलते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। वहीं यहां पर इन दी ओशन आपको फिलिपिनो प्लेट देखने को मिलती है, जो कि यूरेशियन प्लेट से टकराती है और साउथ जापान की आर्क को क्रिएट करती है। एंड यहां नॉर्थ में आपको नॉर्थ अमेरिकन प्लेट देखने को मिलती है। दिस इज द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो यूरेशियन प्लेट से यहां पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट टकरा रही है, जैसे कि साखलिन आइलैंड एंड ये आइलैंड्स क्रिएट हो रहे हैं जापान के। यहां पर फिलीपींस प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराकर जापान की आर्क क्रिएट करती है, एंड यहां पर हिमालयन आर्क क्रिएट हो रही है व्हेन इंडियन प्लेट इज कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट। तो ये होती है टेक्टोनिक सेटिंग। अब हमें यह बात समझ में आएगी कि यहां पर मेजर माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं। देखिए, ऑफ कोर्स आप सभी लोग जानते हैं यहां पर आपको हिमालयाज देखने को मिलते हैं, जो कि एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करते हैं बिटवीन ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। फाइन। इसके बाद आपको यहां पर तिब्बतन प्लेट्यू देखने को मिलता है, और तिब्बतन प्लेट्यू के नॉर्थ में आपको कुनलुन शान माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जिनको चाइना में उनकी एक्सटेंशन को हम अल्तुन शान माउंटेन्स भी कहते हैं। और अगर हम चाइना की मेजर रिवर्स की बात करें, जैसे कि यांगसी है या फिर मिकोंग है, वो सभी के सभी कुनलुन शान की ही सब रेंजेस से ओरिजिनेट होती हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट चाइना में टियानशियान माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, और ये सभी माउंटेन्स हिमालयन ओरोजेनी का ही पार्ट हैं। और टियानशियान माउंटेन, कुनलुन शान माउंटेन के बीच में आपको तक्लमाकन डेजर्ट देखने को मिलता है। और यही जो तक्लमाकन डेजर्ट है, यहां पर आपको तारिम रिवर देखने को मिलती है, और इसी की एक्सटेंशन आपको लेह लद्दाख में यहां पर भी देखने को मेरे भाई मिल जाती है। इट इज क्वाइट क्रिटिकल थिंग। टियानशियान माउंटेन से थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे तो आपको एक डिफरेंट ओरोजेनी से बने हुए मंगोलिया में एल्टाई माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मंगोलिया के थोड़ा सा अगर आप नॉर्थ में जाते हैं ना, तो यहां पर आपको एक लेक भी दिखती है, वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक, जो कि बैकल लेक है। और बैकल लेक में आप देखेंगे तो आपको यहां पर एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखने को मिलती है, बिकॉज यहां पर यूरेशियन प्लेट इज ब्रेकिंग, और ये जो रिफ्ट वैली है उसी में ये बैकल लेक क्रिएट हो रही है। तो दैट इज पार्ट ऑफ नॉर्थ एशिया, नॉट साउथ ईस्ट एशिया। वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर। तो ये चीज आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेन्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको जो गोबी डेजर्ट है, तक्लमाकन डेजर्ट के बिल्कुल पास में यहां पर देखने को मिलता है मंगोलिया में। तो दिस माय डियर फ्रेंड्स इज द गोबी डेजर्ट। अब जो तक्लमाकन डेजर्ट है और जो गोबी डेजर्ट है, ये दोनों के दोनों कोल्ड डेजर्ट्स हैं, आप समझिए, एंड दे आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द रेन शैडो इफेक्ट ऑफ, जी हां, हिमालयाज एंड हिमालयन ओरोजेनी, कुनलुन शान माउंटेन्स, टियानशियान माउंटेन्स एक्सेट्रा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब सबसे पहली चीज, आपको यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहां पर आपको लोएस प्लेट्यू देखने को मिलता है, और इसी प्लेट्यू को इस तरीके से यू टर्न करके जो हुआंग हो, जिसको येलो रिवर कहते हैं, वो क्रिस क्रॉस इस प्लेट्यू को करती है, ठीक है। अब चाइना के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्लेन है, याद रखना, कोरिया और मंगोलिया के बीच में जो रीजन आपको दिखता है, इसको आप मंचूरिया प्लेन्स कहते हैं। दीज आर मंचूरिया प्लेन्स। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट एरिया है, और यहीं पर अगर आप ध्यान से देखें, आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अच्छे रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहां पर आपको नॉर्थ चाइना प्लेन्स देखने को मिलते हैं,
जो बेसिकली यांगसी रिवर और उसके नॉर्थ में येलो रिवर क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो यांगसी रिवर के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो साउथ चाइना एरिया शुरू होता है। ठीक है, और आपको यहां पर सिचुआन बेसिन भी देखने को मिलता है। इट इज क्वाइट क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा आपको मुझे लगता नहीं है टेक्टोनिक सेटिंग एंड द मेजर माउंटेन रेंजेस आपने देख ली इस रीजन की। ठीक है, इसके साथ साथ आपने यहां पर मेजर प्लेट्यूज एंड प्लेन्स भी देख लिए, डेजर्ट्स भी देख लिए, दैट इज इट। तो ये है फिजिकल सेटिंग ऑफ द साउथ ईस्ट ईस्ट एशिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों आइलैंड आर्क की। तो जापान की जो आइलैंड आर्क है, देखिए जापान जो है वो एक टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है और जापान में माउंट फ्यूजी जैसे और भी एक्टिव वॉल्केनोज हैं। जब भी आइलैंड आर्क क्रिएट होती है तो आपको ओशन ओशन कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। और जापान के केस में यहां से फिलीपींस प्लेट, यहां से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यहां से यूरेशियन प्लेट टकराती हैं, जिसकी वजह से जापान की कंप्लीट आर्क आपको देखने को मिलती है। आज हम जापान की बात करते हैं तो जापान में आपको जो मेजर आइलैंड्स दिखते हैं इनके भी नेम है। आइए हम जापान के मेजर आइलैंड्स के नेम देखते हैं। फाइन, और ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए है, ठीक है, क्योंकि ये कभी जापान जो है इंडिया का पहली चीज तो बहुत अच्छा पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इकोनॉमिक पार्टनर भी है। दूसरी चीज यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिराया जा चुका है बाय अमेरिका। सो बार बार दीज आइलैंड्स आर इन द न्यूज, तो यू शुड नो कि कौन सा आइलैंड क्या है। देखो जो नॉर्थ का आइलैंड है एक टाइम पर जापान के पास था, बट राइट नाउ इट इज नॉट पार्ट ऑफ जापान, इट इज पार्ट ऑफ रशिया। तो ये है आपका साखलिन आइलैंड एंड साखलिन आइलैंड राइट नाउ इज विद रशिया। याद रखिएगा, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों दी another island of Japan. Just a second. There is some issues. Right. तो आपको ये जो नॉर्थ में आइलैंड दिखता है जापान का, ये है बहुत ही फेमस आइलैंड जिसको हम होकाइडो आइलैंड कहते हैं। होकाइडो आइलैंड। उसके आप नीचे आएंगे, आपको यहां पर देखने को मिलता है ये जो आइलैंड जहां टोक्यो वगैरह मेजर आइलैंड है, ये हॉन्शू आइलैंड है। हॉन्शू आइलैंड वर्ल्ड का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड में से एक है। जावा भी है और ये भी है हॉन्शू आइलैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर शिकोकू आइलैंड ये है, और जो साउथ में यहां पर आपको आइलैंड दिखता है ये क्यूशू आइलैंड है, बहुत ही फेमस है। यहां पर आपको सब ट्रॉपिकल वेदर दिखता है। ठीक है, वैसे जापान ठंडा है, अगर आप हॉन्शू चले जाएं, होकाइडो चले जाएं, इट इज क्वाइट कोल्ड। आपको मैरीटाइम टेम्परेट क्लाइमेट यहां पर देखने को मिलता है, बट यहां पर सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को आपको मिलता है। तो जापान के मेजर आइलैंड होकाइडो, होन्शू, सिकोकू एंड क्यूशू। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे आइलैंड्स भी हैं, छोटे 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 छोटे, बट दीज आर द मेन। साखलिन ऑफ कोर्स एक टाइम पर जापान के पास था, बट आज वो नहीं है। सो बेसिकली ये स्टोरी है इस रीजन की। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मार्जिनल सीज एंड स्ट्रेट्स इन दिस रीजन। देखिए, सबसे पहले हम मार्जिनल सीज की बात कर लेते हैं। देखिए, जो ईस्ट एशिया है वो पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड है, वेस्टर्न एरिया में लोकेटेड है। अगर आप पैसिफिक ओशन को देखें तो पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न एरिया है वो अमेरिकन साइड है, और पैसिफिक ओशन का जो वेस्टर्न रीजन है वो एशियन साइड है। ये बात आपको समझ में मेरे भाई आनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, लेट्स टॉक अबाउट द मार्जिनल सीज एंड द स्ट्रेट्स दैट यू आर गोइंग टू फाइंड इन दिस रीजन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इस एरिया की। तो देखो, आप ये समझो सबसे पहले, जो जापान, कोरिया, ठीक है, और चाइना के बीच में, और यहां पे वैसे रशिया है, इस तरह से रशिया आता है ऊपर, ठीक है, जो आपको बेसिकली दिखता है वो है सी ऑफ जापान। तो दिस इज सी ऑफ जापान।
दिस इज सी ऑफ जापान। उसके बाद कोरिया और चाइना के बीच में जो सी आपको दिखता है इसको हम येलो सी कहते हैं, और इसी येलो सी में येलो रिवर आके गिरती है, जिसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहां पर ईस्ट चाइना सी दिखता है, और ताइवान के नीचे ऑफ कोर्स साउथ चाइना सी है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सी ऑफ जापान, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी। ठीक है, मैं यहां पर एक बार रशिया को भी क्रिएट कर देता हूं, बिकॉज रशिया विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। रशिया कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो बेसिकली रशिया का जो बॉर्डर है वो नॉर्थ कोरिया के साथ है, और जो चाइना है वो मंचूरियन प्लेन्स के थ्रू सी का एक्सेस नहीं कर सकता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, यानी कि जो चाइना है इट डज नॉट हैव अ कोस्ट लाइन विद सी ऑफ जापान। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो आइए सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स की बात करते हैं इस रीजन में, बिकॉज ये जो स्ट्रेट्स हैं ये इन्हीं सीज को कनेक्ट करती हैं, और यहां पर तो ऑफ कोर्स स्पेसिफिक क्वेश्चन है ही, दैट एवरीबडी नो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी, तो मार्जिनल सीज के बाद लेट अस टॉक अबाउट द मेजर स्ट्रेट्स ऑफ ईस्ट एशिया। तो सबसे पहले देखिए, आप ये समझिए कि यहां पर है सी ऑफ ओखोस्ट। ठीक है, और ये साखलिन आइलैंड है, वी ऑल नो, है ना, एंड इट इज विद रशिया आज के टाइम पर। एक टाइम पर दिस इज वॉज विद जापान। ठीक है, नाउ द फर्स्ट स्ट्रेट इसके बारे में आपको जानना है वो है ये स्ट्रेट, जो ऑफ सी ऑफ ओखोस्ट को बेसिकली सी ऑफ जापान के साथ कनेक्ट करती है, और इस स्ट्रेट का नाम है ली पेरूज स्ट्रेट। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है ये, याद रखिएगा। ठीक है, बिकॉज ये जापान की और रशिया की जो बाउंड्री है उसको डिटरमाइन करती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को डिटरमाइन करती है, और उसके नीचे जो आइलैंड है ऑफ कोर्स आपको बता ही चुका हूं, दिस इज होकाइडो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है, इसका नाम है होकाइडो। फाइन, तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे जब, तो आपको होकाइडो आइलैंड और जो जापान का मेन आइलैंड है होन्शु, लिख देता हूं यहां पर दोबारा से, दिस इज होन्शु आइलैंड, है ना, जहां पर टोक्यो है एंड जो मेजर सिटीज इन जापान की वो लोकेटेड है। तो आपको यहां पर एक और माय डियर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट स्ट्रेट देखने को मिलती है। ठीक है, जिसका नाम है सुगारू स्ट्रेट। ठीक है, जो पैसिफिक ओशन को सी ऑफ जापान से कनेक्ट करती है। अच्छा, सी ऑफ जापान को जो कोरियंस हैं दे से ईस्ट सी, तो आपको हमेशा मैप्स में लिखा दिखेगा ब्रैकेट में ईस्ट सी। ठीक है, यू विल फाइंड दैट। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो कोरिया और जापान के बीच में एक और स्ट्रेट आपको दिखाई पड़ती है, जो कुयोशु आइलैंड है। ये दिस इज द कुयोशु आइलैंड ऑफ जापान। यहां पर ये जो स्ट्रेट है जो बेसिकली ईस्ट चाइना सी को सी ऑफ जापान के साथ कनेक्ट करती है, ये जो स्ट्रेट है इसको आप सिंपली कोरियन स्ट्रेट्स कहते हैं। दीज आर दी कोरियन स्ट्रेट। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा नीचे आप और आते हैं तो दिस इज द आइलैंड ऑफ ताइवान। ये ताइवान है। ठीक है, ताइवान और चाइना के बीच में जो स्ट्रेट आपको दिखाई पड़ती है, जो बेसिकली ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करती है, इसको आप कहते हैं ऑफ कोर्स ताइवानीज स्ट्रेट, या फिर इसका नाम एक और है फॉर्मोजा स्ट्रेट। शायद टिकर की वजह से लिखना नहीं गया, यहां लिख देता हूं फॉर्मोजा स्ट्रेट। ठीक है, तो दिस इज क्वाइट क्रिटिकल थिंग, दीज आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स। अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेट है पूरे वर्ल्ड में आज के टाइम पर वो ताइवानीज स्ट्रेट है, और इसी ताइवानीज स्ट्रेट को बार बार जो चाइना है वो वॉयलेट करता है, ताइवान के एयर स्पेस में घुसता है एंड वापस
अपने एयर स्पेस में आ जाता है। तो बेसिकली होता यह है कि यहां से फाइटर जेट्स उड़ते हैं दोस्तों, यहां आते हैं और वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि एक समय पर जब चाइना ताइवान पर अटैक करेगा कुछ ऐसा ही लगेगा। एक डेली ड्रिल चल रही होगी जहां चाइनीज फाइटर जेट्स ताइवान की तरफ बढ़ेंगे, ताइवानीज स्ट्रेट को क्रॉस करेंगे, ताइवान के एयर स्पेस में घुसेंगे, लेकिन वापस मुड़ने की जगह दे आर गोइंग टू बॉम्ब ब्लास्ट ताइवान। तो ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ये बात कहते हैं। फाइन, तो these are the important straits of South, this is East Asia. तो लेपरूज, सुगारू, कोरियन स्ट्रेट, फॉर्मोजा या फिर ताइवानीज स्ट्रेट, एग्जैक्टली कौन कौन से सीज को कनेक्ट कर रही हैं ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इट इज क्वाइट क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड जी बात करते हैं हम सिंपली पुट किसकी, लेट अस टॉक अबाउट द मेजर रिवर्स ऑफ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द मेजर रिवर्स। ठीक है, ठीक है, लेट्स मूव। देखिए सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे द मेजर रिवर नोन एज द रिवर अमूर। दिस इज द अमूर रिवर। देखिए अमूर रिवर काफी लंबे टाइम के लिए रशिया का और चाइना का बॉर्डर क्रिएट करती है। जो अमूर रिवर है वो शिल्का रिवर और आर्गुन रिवर के कॉन्फ्लुएंस से क्रिएट होती है दोस्तों, और ये रशिया और चाइना के अंदर फ्लो करती है। 2800 के आसपास इसकी लेंथ है। ठीक है, अगर आप आर्गुन रिवर को भी ऐड कर दो उसमें तो 4000 किलोमीटर से लॉन्ग इसकी लेंथ हो जाती है। सो एक लॉन्ग नेचुरल चाइना रशिया बॉर्डर ये फॉर्म करती है एंड हमेशा से ये बॉर्डर रहा है इस रीजन के अंदर। ठीक है, सो ये जो रिवर है इट स्पैन्स थ्रू चाइना, रशिया एंड पार्ट्स ऑफ मंगोलिया, और उसके नीचे से आप देखेंगे जो चाइना है वो शुरू हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं एंड बात करते हैं द मेजर रिवर ऑफ चाइना और द नॉर्थ चाइना, हुआंग ही रिवर, जिसको आप येलो रिवर भी कहते हैं। देखो येलो रिवर की जो शुरुआत है वो बयान हर माउंटेन से होती है। कहां से होती है दोस्तों? बयान हर माउंटेन्स। अब जो बयान हर माउंटेन्स हैं वो यहां पर कहीं लोकेटेड हैं इन चाइना इधर, एंड दे आर पार्ट ऑफ अल्तुन शान माउंटेन्स। तो लिख देता हूं मैं यहां से। अब यहां से ये रिवर फ्लो करती है कुछ इस तरीके से, एक शार्प टर्न लेती है इस तरीके से आप देखेंगे, एंड इट गोज इनटू चाइना इनटू द येलो सी। तो ये आपकी जो रिवर है दिस इज द येलो रिवर। देखो यहां पर लोएस्ट प्लेटू है जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, लोएस्ट प्लेटू तो कंप्लीटली चाइना के अंदर ये रिवर है, आप देख सकते हैं, एंड जो इसकी लेंथ है वो 5464 किलोमीटर है। दिस इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना और 6th लॉन्गेस्ट रिवर इट इज ग्लोबली। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता है कि ये जो येलो रिवर है एक ग्रेट बेंड क्रिएट करती है इन दी लोएस्ट प्लेट्यू। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और जो चाइनीज सिविलाइजेशन है बेसिकली जो नॉर्थ चाइना की सिविलाइजेशन रही है वो येलो रिवर के आसपास ही डेवलप हुई। स्पेसिफिकली जियान करके कैपिटल थी चाइना की जो कि इसी रिवर पर लोकेटेड है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ एक ऐसे रिवर है जिसमें वर्ल्ड का आपको हाईएस्ट सेडिमेंट लोड देखने को मिलता है। इतनी मिट्टी है कि भाई यहाँ पर जो सी है वो भी येलो हो जाता है उस मिट्टी से, इसलिए उसको हम येलो सी कहते हैं या फिर इसको येलो रिवर हम कहते हैं। फाइन, तो जियान बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी है जो इस रिवर की ट्रिब्यूटरी वाई रिवर पर लोकेटेड है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन, और नॉर्थ चाइना के अंदर एग्रीकल्चर यही रिवर अनेबल करती है। लेकिन कभी कभी इसको चाइनाज सोरो कहा जाता है बिकॉज गाइज ये बहुत सारा सेडिमेंट लोड लेकर चलती है तो इसमें फ्लडिंग भी काफी ज्यादा होती है। फाइन, नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू जी दी यांगसी रिवर। व्हाट? यांगसी रिवर। देखिए यांगसी रिवर शुरू होती है कुनलुन शान माउंटेन से, और कुनलुन शान माउंटेन के जो पार्ट है उसको हम तेंगुला माउंटेन्स कहते हैं। ठीक है, मैं वर्ल्ड की रिवर्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं,
एंड आई होप कि आप लोगों ने वो वो वीडियो देखी होगी। तो ये आपकी रिवर है यांगसी। तो यांगसी रिवर ईस्ट चाइना सी में जाकर गिरती है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना तंगुला माउंटेन से होकर निकलती है यांगसी रिवर। तो देखो यांगसी रिवर की जो लेंथ है इन टोटल वो 6400 किलोमीटर है, और वर्ल्ड की मैं आपको बता दूं दिस इज द द एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, सॉरी नॉट द वर्ल्ड, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया एंड थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ग्लोबली आफ्टर नाइल, अमेजॉन एंड यू हैव यांगसी रिवर। आती है बात समझ? ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो यांगसे रिवर है वो नॉर्थ चाइना को साउथ चाइना से डिवाइड करती है। ठीक है, आपको इसके नॉर्थ में नॉर्थ चाइना दिखता है, इसके साउथ में साउथ चाइना दिखता है, तो चाइना के बीचों बीच ये रिवर जो है वो गुजरती है। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, चाइना का जो 20% एरिया है वो इसी रिवर के ड्रेनेज बेसिन में आता है, और शंघाई के पास ये रिवर जाकर गिरती है, जी हाँ दोस्तों, ईस्ट चाइना सी में। तो यहां पर शंघाई लोकेटेड है। जस्ट अ सेकंड, क्या यहां पर शंघाई लोकेटेड है? हाँ, बीजिंग इज लोकेटेड समवेयर हियर नॉर्थ ऑफ येलो रिवर। ठीक है, बीजिंग जो है वो येलो रिवर के नॉर्थ में लोकेटेड है। आपको पता है कि थ्री गॉर्जेस डैम इसी रिवर के ऊपर लोकेटेड है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम वो इसी रिवर के ऊपर यहां पर कहीं पर लोकेटेड है। आ रही बात समझ? और वुहान सिटी जहां से कोविड शुरू हुआ वो इसी रिवर के ऊपर लोकेटेड है। नानजिंग सिटी, शंघाई सिटी, ऐसी सिटीज वो इसी रिवर पर लोकेटेड है। अगर आप इस रिवर के बेसिन की बात करें तो चाइना की 1/3 पॉपुलेशन इसी के बेसिन पर रहती है, और जो इस रिवर का डेल्टा है, इस रीजन का शंघाई वाला जो एरिया है, वो चाइना की 20% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, एंड इट एक्ट्स एज अ कल्चरल डिवाइड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ चाइना। चाइना में ये एक एंशिएंट ट्रांसपोर्ट और ट्रेड कॉरिडोर हमेशा से रहा है। इसके अलावा ये राइस ग्रोइंग हार्टलैंड भी है चाइना का, यही रीजन का बेसिन। और आपको आज के टाइम पर मेजर इंडस्ट्रियल और जो पोर्ट बेल्ट है वो भी इसी रिवर पर देखने को मिलती है दोस्तों। लेकिन इस रिवर के काफी सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी हैं, पोल्यूशन भी यहाँ पर है, यांगसी डॉल्फिन बायोडाइवर्सिटी लॉस भी है, आपको पता है यहाँ पर डॉल्फिन एसिल्टेशन की यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम भी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम पर्ल रिवर की, जिसको जू रिवर भी कहते हैं। ठीक है, इट इज नॉट अ सिंगल रिवर, ये मल्टीपल रिवर से मिलकर रिवर बनती है, और ये साउथ चाइना के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, याद रखिए। तो ताइवान के नीचे आपको यहां पर ये पर्ल रिवर देखने को मिलती है, इसको हम जू रिवर भी कहते हैं। ठीक है, ZU, दिस इज द पर्ल रिवर और उसका डेल्टा। तो इट इज लोकेटेड साउथ ऑफ ताइवान, ताइवान के थोड़ा साउथ में लोकेटेड है यहां पर, ये डेल्टा काफी बड़ा है इसका। ठीक है, अच्छा, सो पर्ल रिवर इज नॉट अ सिंगल रिवर, ये जी रिवर, बाई रिवर और डोंग रिवर, तीन रिवर्स हैं जिनके कॉन्फ्लुएंस से ये बनती है। और आपको बता दूं इसकी लेंथ सिर्फ 2400 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि इस रिवर के ऊपर चाइना के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज लोकेटेड हैं। अगर आप इस रिवर के माउथ को देखते हैं जो कि साउथ चाइना सी में लोकेटेड है। ठीक है, अब याद रखो, देखो जो अमूर रिवर है वो सी ऑफ जापान में जाकर गिरती है, जो येलो रिवर है वो येलो सी में जाकर गिरती है, जो यांगसी है वो ईस्ट चाइना सी में जाकर गिरती है, और जो पर्ल रिवर है वो साउथ चाइना सी में जाकर गिर रही है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसी रिवर की एस्चुरी पर आपको यहां पर हांगकांग का आइलैंड देखने को मिलता है, मकाऊ का आइलैंड देखने को मिलता है दोस्तों, और वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल आपको पता ही है, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल? जी हां, शेनज़ेन, वो भी आपको इसी रिवर की एस्चुरी में देखने को मिलती है। तो ग्वांगझाऊ, शेनज़ेन, हांगकांग, मकाऊ, ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं चारों की चारों चाइना की, और आपको ये यहीं के एस्चुरी में डेल्टा में देखने को मिलती हैं। इट इज क्वाइट क्रिटिकल, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये होती है आपकी पर्ल रिवर, इट इज क्वाइट क्रिटिकल। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो मेकोंग रिवर है वो भी तंगुला माउंटेन से ही ओरिजिनेट होती है और चाइना से होते हुए नीचे की तरफ चली जाती है, आपको पता ही है।
इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, मेकोंग के साथ साथ आप ध्यान से देखें एक और रिवर यहां पर लोकेटेड है जो कि म्यांमार में जाते हैं, इरावदी। तो ये तीन रिवर्स यहां पर थ्री गॉर्जेस क्रिएट करती हैं, बहुत ही पास से दे ओरिजिनेट, ठीक है, फ्रॉम द तांगुला माउंटेन्स ऑफ कुनलुन पार्ट, ठीक है। तो दिस इज मेकोंग, दिस इज द इरावदी, फाइन, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये बात होती है इस रीजन के ड्रेनेज की, एंड इट इज क्वाइट क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आइए सबसे पहले बात करते हैं चाइना के कोल रिजर्व्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना के पास वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं। वैसे यूएस हैज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जो हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कोल आता है वो चाइना से ही आता है, बिकॉज चाइना इज मोर डिपेंडेंट अपॉन कोल। यूएस के पास दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। चाइना में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट चाइना में आपको चाइना की कोल बेल्ट देखने को मिलती है। तो आपको इस रीजन में मोस्टली कोल देखने को मिलता है, जहां पे जिनजियांग में कोल है, इनर मंगोलिया जो ये रीजन है इनर मंगोलिया का, यहां पर भी अच्छी मात्रा में कोल है, और शानजी करके एक जगह है वहां पर भी कोल है, जिसको आप क्लासिक कोल हार्टलैंड कहते हैं चाइना का। तो जिनजियांग और जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है वहां पर आपको कोल देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन ओर रिजर्व्स की। देखिए चाइना के पास हाई क्वालिटी आयरन ओर रिजर्व्स वर्ल्ड में नहीं है, और चाइना ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हेवीली डिपेंडेंट है फॉर इट्स आयरन ओर इंपोर्ट। चाइना में अगर आप ध्यान से देखें तो लियोनिंग, हीबई, इनर मंगोलिया, शिनचुआन जो नीचे साउथ में एरिया है यहां पर, तो यहां पर आयरन ओर है, ठीक है, यहां पर आयरन ओर है। तो इन रीजन्स में आपको चाइना के आयरन ओर देखने को मिलते हैं। अब चाइना सबसे इंपॉर्टेंट है किसके लिए? रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए। वर्ल्ड का 70% जो रेयर अर्थ एलिमेंट प्रोडक्शन है वो चाइना से आता है। तो हमारे पास सबसे पहले नदन हार्ड रॉक REEs हैं, याद रखिएगा, नॉर्थ एरिया में। और स्पेसिफिकली हम बात करें तो हमारे पास इनर मंगोलिया, भैया इनर मंगोलिया लेकर चाइना ने बहुत ही ज्यादा फायदेमंद काम कर लिया है। ये इनर मंगोलिया नाम है तो मंगोलिया का पार्ट ये होना चाहिए था, लेकिन चाइना का इसके ऊपर कब्जा है। और यहां पर आपको कोल भी मिल रहा है, यहां पर आपको आयरन ओर भी मिल रहा है, यहां पर आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सादर्न चाइना में आपको आयरन एड्सॉर्प्शन क्ले देखने को मिलती है, जो कि हेवी REEs के लिए क्रिटिकल है। अगर आप गुंडांग में, फुजियान में, जो साउथ में आप जाएं, तो दो बेल्ट्स आपको नॉर्थ में यहां मिलती है REE की बेल्ट, और साउथ में यहां पर देखने को मिलती है REE की बेल्ट। अच्छा, इसके साथ साथ चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट टंगस्टन प्रोड्यूसर भी है, जो कि फुजियान, हुनान, जिनजियांग यानी कि साउथ में आपको टंगस्टन भी बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है, टंगस्टन, ठीक है। एंटीमनी का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और जो एंटीमनी है वो यूनान में यानी कि साउथ चाइना के अंदर ही लोकेटेड एरियाज हैं। टिन में भी चाइना टॉप प्रोड्यूसर है, और अगेन साउथ चाइना इज वेरी फेमस फॉर टिन प्रोडक्शन, स्पेसिफिकली यूनान, ग्वांगजी, हुनान, इनर मंगोलिया एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मंगोलिया की। देखो मंगोलिया इज वेरी फेमस फॉर कोल, ठीक ठाक रिजर्व्स हैं कोल के। कॉपर भी बहुत अच्छी मात्रा में मंगोलिया में मिल जाता है आपको। गोल्ड के लिए भी फेमस है, और यूरेनियम के भी रिजर्व्स हैं स्पेसिफिकली इस रीजन में। तो मंगोलिया भी काफी ज्यादा रिच है मिनरल रिसोर्सेज में, ठीक है। वन ऑफ द वर्ल्ड के लार्जेस्ट कॉपर रिसोर्सेज भी आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं कोरियन पेनिनसुला की, तो देखो कोरियन पेनिनसुला के अंदर आपको कोल, आयरन ओर, ठीक है, जिंक, ये सब मिलते हैं, लेकिन दे आर लार्जली अनएक्सप्लॉइटेड बिकॉज वो नॉर्थ कोरिया के रीजन में लोकेटेड है, ठीक है। साउथ कोरिया इज मिनरल पुअर एंड इट इज टोटली इंपोर्ट डिपेंडेंट। तो जापान एंड कोरिया आर इंपोर्ट डिपेंडेंट फॉर मिनरल्स, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी रिसोर्सेज। चलिए, तो एनर्जी रिसोर्सेज में हमने कोल की तो ऑलरेडी बात कर ली है, ठीक है। मतलब चाइना के पास खूब सारा कोल है ही, मंगोलिया के पास भी ठीक ठाक अमाउंट में कोल है, लेकिन अब बात करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस की। देखो मैं आपको बता दूं कि आपको साउथ चाइना सी के अंदर ज्यादा बेटर ऑयल रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात भी करी थी। लेकिन लिमिटेड
ऑफ शोर फील्ड्स आपको ईस्ट चाइना सी में देखने को मिलते हैं, दैट इज फॉर श्योर। यानी कि इस रीजन में ऑफ शोर फील्ड्स ऐसी हैं जो आपको देखने को मिलती हैं, बट दिस रीजन इज हेविली इंपोर्ट डिपेंडेंट फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो ईस्ट चाइना में ईस्ट चाइना सी के अलावा कुछ ऑफशोर रिजर्व्स हैं जहां पर आपको तेल और गैस मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम लोग आगे चलकर फॉरेस्ट एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की। देखो चाइना के पास मैसिव फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, स्पेसिफिकली सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स के साउथ चाइना में और टेम्परेट फॉरेस्ट्स के नॉर्थ चाइना में, ठीक है। चाइना में मैसिव डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है और अब चाइना दबाकर एफॉरेस्टेशन करने में लगा है, चाहे वो लोएस्ट प्लेट्यू में कर रहा हो और एक ग्रीन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी वो क्रिएट कर रहा है ट्रीज के थ्रू, ठीक है। हाँ, जापान और कोरिया में आपको हाई फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है, लेकिन कमर्शियल फॉरेस्ट्री काफी लिमिटेड है, ठीक है। चाइना जो है वो एक मेगा बायोडाइवर्स कंट्री है। आपको यहां पर बैम्बू मिलता है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर की इस रीजन के। देखो चाइना टॉप पर है, राइस प्रोड्यूसर टॉप है चाइना, व्हीट प्रोड्यूसर आज के टाइम पर टॉप है, एक मेजर मेज प्रोड्यूसर भी है, वर्ल्ड में टॉप करता है चाइना टी प्रोडक्शन में, ठीक है। कॉटन प्रोडक्शन में भी चाइना टॉप 5 में आता है और जो जिनजियांग बेल्ट है वहां पर खूब सारा कॉटन आज के टाइम पर उगता है। अगर आप जापान कोरिया की बात करें तो यहां पर वैसे ही जो एरेबल लैंड है वो लिमिटेड है दोस्तों। आपको टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन बहुत हाई देखने को मिलता है एंड दीज कंट्रीज आर हैवी फूड इंपोर्टर्स, चाहे वो सोयाबीन इंपोर्ट करें, मेज इंपोर्ट करें, मीट इंपोर्ट करें। मंगोलिया की बात की जाए तो मंगोलिया इज अ पैस्टोरल इकोनॉमी। आपको यहां पर शीप्स, कैमल्स, गोट्स, वूल इंडस्ट्री अच्छी देखने को मिलती है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मैरीन एंड फिशरीज रिसोर्सेज इन दिस रीजन। देखो वर्ल्ड के कुछ अच्छे फिशिंग ग्राउंड इस रीजन में लोकेटेड हैं, यहाँ के लोग सी फूड पर हेविली डिपेंडेंट है। अगर आप जापानीज कोरियन क्विजीन की बात करें तो दे आर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय सी फूड। जापान में तो सुशी खाई जाती है, इट इज अ काइंड ऑफ अ रॉ फिश डिप्ड इन सोया सॉस। तो मेजर फिशिंग ग्राउंड आपका येलो सी है, ईस्ट चाइना सी है जहां पर अच्छे आप बोलते हैं सी ऑफ जापान है जहां पर खूब सारी फिशरीज आपको देखने को मिलती हैं। तो मेजर फिशिंग नेशंस चाइना, जापान, साउथ कोरिया हैं। अब इश्यूज यहां पर हैं ऑफ कोर्स आपको पता ही है बिटवीन चाइना एंड जापान। तो आइए अब कुछ जियो पॉलिटिक्स की बात की जाए। देखो ईस्ट एशिया के अंदर अगर हम देखें तो बहुत बड़े बड़े डिस्प्यूट्स हैं। चलिए बात करते हैं ईस्ट एशिया के अंदर जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट्स की, कौन कौन से डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। ऑफ कोर्स ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के बीच में, इंडिया चाइना के बीच तो डिस्प्यूट है ही, चाहे वो अक्साई चिन को लेकर डिस्प्यूट हो जो आज के टाइम पर चाइना के कंट्रोल में है, या फिर दोस्तों वो डिस्प्यूट हो अरुणाचल प्रदेश को लेकर जिसको चाइना बार बार साउथ तिब्बत कहता है, जो आज इंडिया के कंट्रोल में है और हमारा एक अभिन्न अंग है। तो मैं ऑफ कोर्स इंडिया चाइना के डिस्प्यूट के ऊपर बात नहीं करूंगा, ईस्ट चाइना के अंदर जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उनकी बात करूंगा। लेट्स फर्स्ट मूव टू साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। देखिए साउथ चाइना सी आपको पता ही है कि दिस इज द साउथ चाइना सी, SCS। अब साउथ चाइना सी में ये जो लाइन आपको दिखती है बेसिकली दिस इज द 9 डैश लाइन। अब चाइना इस 9 डैश लाइन के थ्रू दूसरी कंट्रीज के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को क्लेम करता है। स्पेसिफिकली चाइना वियतनाम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को क्लेम करता है, फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को क्लेम करता है, मलेशिया के कुछ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को क्लेम करता है, ब्रुनाई के और इंडोनेशिया के। तो 5 कंट्रीज के साथ चाइना का यहां पर डिस्प्यूट है। इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में बात करी थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है। सो देयर इज अ इशू ऑफ ओवरलैपिंग EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो UN क्लॉज की ट्रीटी से हमने निर्धारित किए हैं। नाउ तो चाइना का जो क्लेम है वो 9 डैश लाइन से है जिसको फर्स्ट पब्लिश चाइना ने किया था 1947 में, याद रखिएगा। 2016 में जो UN क्लॉज का परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है हेग में लोकेटेड, ठीक है, UN क्लॉज ने वहां पर केस किया था चाइना के अगेंस्ट और चाइना के जो हिस्टोरिकल क्लेम्स थे उसको परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इलीगल बता दिया था, लेकिन उसके बाद भी चाइना ने इस रूलिंग को रिजेक्ट किया, याद रखिएगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज साउथ चाइना सी से वर्ल्ड का 1/3 ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड पास होता है, इट इज क्वाइट क्रिटिकल। तो एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री आउटपोस्ट है, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी ताइवान स्ट्रेट टेंशंस। ये तो आपको बताइए। देखो
हुआ कुछ ऐसा कि 1949 में चाइनीज सिविल वॉर के बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो चाइना में आ गई पावर में, और जो मेन पार्टी थी चाइना की वो मेन लैंड चाइना से भागकर ताइवान में आ गई। तो उस पार्टी ने ताइवान में रिपब्लिक ऑफ चाइना को स्टैब्लिश कर दिया और चाइना के अंदर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को स्टैब्लिश कर दिया गया। तो बेसिकली चाइना इज PRC एंड ताइवान इज ROC। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आज इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी है, एक सिविल वॉर होती है इंडिया में, और जो आज रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसको उसके लीडर्स को इंडिया को छोड़ के भागना पड़ता है और वो एक छोटी सी सेना लेकर जाकर अंडमान आइलैंड पर रह जाते हैं, और अंडमान आइलैंड को वो कहते हैं दिस इज इंडिया, ठीक है। एंड जो कांग्रेस है वो सिविल वॉर के बाद पूरे इंडिया को कैप्चर कर लेती है और पूरे इंडिया पर रूल लगा देती है अपना, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ चाइना के अंदर हुआ था 1949 में, याद रखिएगा। अब आज के टाइम पर ताइवान और चाइना के बीच में आपको यहां पर जो स्ट्रेट दिखती है इसको फॉर्मोसा स्ट्रेट या फिर ताइवानीज स्ट्रेट कहते हैं, और इसी स्ट्रेट को बार बार चाइना वॉयलेट करता रहता है। अब यहां पर ताइवान को स्ट्रैटेजिक सपोर्ट है अमेरिका का, US का, और ताइवान क्रिटिकल है वर्ल्ड में फॉर ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में, ठीक है। और इसीलिए US के लिए ताइवान इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर बहुत सारी कंपनीज दोस्तों, असूस जैसी कंपनीज हैं, ठीक है, जो बड़ी फेमस हो चुकी हैं ताइवान में। तो एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया दिया ऑफ दिस डिस्प्यूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों द कोरियन पेनिनसुला न्यूक्लियर क्राइसिस इशू। तो देखिए, जो कोरिया है, पेनिनसुला है, वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइडेड है। ये है आपकी DMZ, डीमिलिटराइज्ड जोन, यानी कि 2 किलोमीटर चौड़ी बाउंड्री जहां पर मिलिट्री नहीं है ऑफ कोरिया, ठीक है। और कोरिया वॉज डिवाइडेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर II 1945 में, और दिस बॉर्डर इज अलोंग दी 38th पैरेलल, यानी कि 38 डिग्री नॉर्थ लॉन्जिट्यूड के अलोंग ऑलमोस्ट ये जो बॉर्डर है वो क्रिएट किया गया था, याद रखिएगा, आफ्टर दी कोरियन वॉर, ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, जिसके बाद कोरियन वॉर भी हुई 1950-53 में, ठीक है। और जिसके बाद एक आर्मस्टाइस, एक पीस ट्रीटी जो है वो साइन नहीं हो पाई, लेकिन लड़ाई बंद हो गई और DMZ जो है वो क्रिएट कर दिया गया। देखिए, नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 2006 में कर लिया था, और बार बार नॉर्थ कोरिया यहां से जापान को, किसको, साउथ कोरिया को, अमेरिका को धमकी देता रहता है। यानी कि नॉर्थ कोरिया ये कहता है कि एनी कंट्री दैट इज इन अलायंस विद US इज आर दुश्मन, इज आर, ठीक है। तो ये इशू चल रहा है कोरियन पेनिनसुला पे। यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल। नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट चाइना सी के डिस्प्यूट की। नाउ जो ईस्ट चाइना सी का डिस्प्यूट है, इट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन 3 कंट्रीज, चाइना, ताइवान अगर आप उसको कंट्री मानो तो, एंड जापान। तो यहां पर कुछ आइलैंड चेन है ऐसे, ये आइलैंड चेन है, ठीक है। अब ये जो आइलैंड चेन है इसको 1895 से जापान कंट्रोल करता है, ठीक है। इन्हीं को आप सेनकाकू या फिर डाईयू आइलैंड्स कहते हैं। यू कॉल देम एज सेनकाकू और डाईयू आइलैंड्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर ये जो चेन आपको दिखती है ईस्ट चाइना सी में ऑफ सेनकाकू आइलैंड, इट इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय जापान, लेकिन अगेन इट इज बीइंग क्लेम्ड बाय चाइना। चाइना कहता है कि भैया हमारी एक मिंग डायनेस्टी थी जो इन आइलैंड्स को कैप्चर किया था इन्होंने, और इसीलिए ये आइलैंड्स हमें वापस मिलने चाहिए, ठीक है। 2012 में जापान ने इन आइलैंड्स को नेशनलाइज कर दिया था, याद रखिएगा। ये एक रिच फिशिंग ग्राउंड्स भी हैं और नेचुरल गैस का पोटेंशियल रिजर्व भी हो सकते हैं। प्लस चाइना को पैसिफिक ओशन में बाउंड करने का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज देखो चाइना की मेजर सिटीज जैसे कि शंघाई है वो यहाँ पर लोकेटेड है। अगर आपको चाइना से ओपन पैसिफिक ओशन में जाना है, या तो आपको नीचे से जाना पड़ेगा साउथ चाइना सी से जो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है और नीचे मलाका स्ट्रेट है, नहीं तो आप यहाँ से निकल के जा सकते हो। और यहाँ पर जापान के आइलैंड चेन है जो चाइना की शिप्स को ब्लॉक कर सकते हैं। तो बेसिकली चाइना के पास ओपन एक्सेस है ही नहीं ओशन का। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट बात करते हैं द क्यूरिल आइलैंड डिस्प्यूट, ठीक है। देखो चाइना और जापान और रशिया के बीच में जो आइलैंड चेन आपको दिखती है ये क्यूरिल आइलैंड्स हैं, यहां पर कहीं है वो, ठीक है। तो देखो
याद रखना कि साखलिन आइलैंड जो है वो भी जापान का था एक टाइम पर, और जो क्यूरिल आइलैंड्स हैं वो भी एक टाइम पर जापान के थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापान हार गया तो ये एरियाज को रशिया ने कैप्चर कर लिया, और ये एरियाज आज रशिया के पास हैं। एंड दैट द इशू, जापान अभी भी इन एरियाज को, इन आइलैंड्स को क्लेम करता है, बट ज्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट है जापान और साउथ कोरिया के बीच में हिस्टोरिकल टेंशंस की, जो है साउथ चाइना सी के साथ साथ ईस्ट चाइना सी की डिस्प्यूट हो गया। अब यहाँ पे आप बात करते हैं ईस्ट सी, जिसको आप जापान, सी ऑफ जापान कहते हैं, इसके डिस्प्यूट पे। अब पूरी दुनिया इसको सी ऑफ जापान कहती है, लेकिन कोरिया इसको कहता है ईस्ट सी। ठीक है, देखो जो कोरिया है वो जापानीज कॉलोनियल रूल के अंडर था फ्रॉम 1910 टू 1945। ठीक है, और जापानीज फोर्सेस ने कोरिया में बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेशंस डेफिनेटली किए हैं। तो वहां पर एक हिस्टोरिकल हेट है कोरिया में जापान का। ठीक है, तो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट दोस्तों, यहां पर चल रही है एक स्ट्रैटेजिक राइवलरी बिटवीन चाइना एंड यूएस, ये बात आपको पता ही है। अब प्रॉब्लम यह है कि यूएस जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, ताइवान के साथ अच्छे रिलेशंस एंजॉय करता है, और ये सभी जो नेशंस हैं वो चाइना की एनसर्कलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इन द पैसिफिक ओशन। ठीक है, साथ ही साथ चाइना का इकोनॉमिक राइज हुआ है, और यूएस नहीं चाहता कि जो वर्ल्ड है वो यूनिपोलर से मल्टीपोलर दोबारा से बने या फिर बाईपोलर दोबारा से बने। ठीक है, तो दैट्स द स्टोरी माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो यही बेसिक जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं। तो आई होप गाइस आपको आज का लेक्चर पसंद में आया होगा। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड टुडे। बाय, टेक केयर, आई विल बी टू द नेक्स्ट।